हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अभी तक जो है हम लोग इसके पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें वेरियस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो जो सारे वीडियोस है वो देख लिए हैं और अपना जो उतना पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था एंड वो जो लॉ था वो हम लोगों ने देखा था कि वो शॉर्ट रन में जो है एप्लीकेबल होता है। अब शॉर्ट रन वाला लॉ हमने देख लिया है, तो यहाँ पर जो है वो चीज आती है कि लॉन्ग रन में कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई होता है, राइट। तो लॉन्ग रन का जो लॉ होता है स्टूडेंट्स वही होता है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में वी नो कि जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो वेरिएबल नेचर के होते हैं। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमारे पास में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके फिक्स्ड एंड वेरिएबल हो जाते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हमारे पास में जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे रहेंगे, वो जो है आपके वेरिएबल नेचर के रहेंगे। दैट मीन्स वो चेंज होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहने वाला है। ओके, नाउ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या जो है स्टेट करता है उसे समझते हैं, उसके पीछे के क्या रीजंस है वो देखते हैं, ठीक है। So returns to scale refers to the change in output when all the factor inputs are changed simultaneously in same proportions in long run, ठीक है। लॉ ऑफ स्केल्स जो है या रिटर्न्स टू स्केल्स जो है उसका मतलब ये है कि कितना जो है आपका चेंज इन आउटपुट है जब आपके सारे इनपुट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज किए जाएं सेम प्रपोर्शन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो है लैंड ले लो एंड लेबर ले लो। अगर हम शॉर्ट रन के हिसाब से बात करेंगे तो ये जो लैंड होता है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और लेबर क्या है, लेबर है आपका वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये लैंड भी क्या बन जाएगा, लैंड भी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। तो आपका जो रिटर्न्स टू स्केल है वो आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपके जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास में जो है 5 एकर्स ऑफ लैंड था एंड हमारे पास में जो है 50 क्या है, लेबर है। ऑलराइट, 5 एकर्स ऑफ लैंड एंड 50 लेबर, सेम प्रोपोर्शन में जो है हमें चेंज करना है। मान लो हमें जो है क्या करना है, आउटपुट को करना है इंक्रीज, ठीक है। तो इन इनपुट को चेंज करो। अब मैं बोल रही हूं कि हम जो है 50% से क्या कर रहे हैं, इसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो 50% इंक्रीज आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, 5 का 50% वुड बी 2.5, तो 2.5 प्लस 5 विल गिव यू 7.5 एकर्स, ठीक है। हम कहाँ आ गए, हम आ गए 5 एकर्स से 7.5 एकर्स पर, और वही सेम 50% जो है वो ऐड होगा आपके लेबर में। तो अगर हम 50 का 50% निकालेंगे तो दैट विल गिव यू 25। सो अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो ये आ गया हमारे पास में कितना, 75 लेबर्स। तो आप देखोगे कि जो ये इंक्रीज है दिस इज व्हाट 50%, दिस इज आल्सो 50% इंक्रीज। तो हमने सेम प्रोपोर्शन में क्या किया है, हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब ये हमारा जो है क्या बोलता है आपका रिटर्न्स टू स्केल, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन आउटपुट है वो कितना होगा अगर जो आपके सारे फैक्टर इनपुट्स जो हैं वो चेंज होते हैं साइमल्टेनियसली सेम प्रपोर्शन में, ठीक है। प्रपोर्शन सेम रखना है, ये नहीं कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 25% से चेंज हो रहा है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 100% से चेंज हो रहा है, ये वाला कंसेप्ट नहीं रखना है। हमें सेम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं।
अब अगर ऐसा होता है तो हमें जो है आउटपुट कैसा मिलेगा, जो आउटपुट में चेंज है वो कितना होगा, उस चीज को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है वो आपको यही एक्सप्लेन करता है कि अगर आप सेम प्रपोर्शन में आपके इनपुट्स को चेंज करते हो तो उसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो कितना चेंज होगा। All right, so when a firm changes the quantity of all inputs in the long run, it changes its scale of production. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो scale of production है वो change हो रहा है। Scale of production कैसे change हो रहा है, देखो सिंपल सी चीज है, पहले हम जो है 5 एकर्स में प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम जो है 7.5 एकर्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्केल चेंज हुआ, हम पहले इतना जो है हमारे पास में प्रोडक्शन करने के लिए वी वुड से कि मीन्स था, अब हमारे पास में इतना है, तो जो स्केल है वो चेंज हुआ है। हम जो है एक शॉर्ट स्केल से एक जो है लार्ज स्केल पर गए हैं, ठीक है, आई वुड से स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर गए हैं। तो आपका जो रिटर्न्स टू स्केल है वो आपका ये बताता है कि आप जब ये चीजें करते हो, मतलब कि आपके अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज करते हो तो आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना है। देन इट इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट, ठीक है। नाउ इसका जो है रिजल्ट्स या इसके जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या है, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड वन इज कांस्टेंट रिटर्न एंड थर्ड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। अब अगर सिर्फ इसके मतलब से जाओ, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब कि आपने जो इनपुट्स को इंक्रीज किया है उसकी वजह से आउटपुट को आप देख रहे हो कि उसमें जो है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि इंक्रीजिंग रेट से जो है आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट पर आए तो एक ऐसा पर्टिकुलर फेज या ऐसा पर्टिकुलर स्टेज जिसमें आपके जो आउटपुट है वो कांस्टेंट जो है आपके रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम लोग डिमिनिशिंग पर आए तो दैट मींस व्हाट, ये वो डिमिनिशिंग रेट से जो है इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल राइट, ये इनका मतलब होता है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो व्हेन proportionate increase in total output is more than proportionate increase in inputs, it is increasing returns to scale, ठीक है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें देखने को कब मिलेगा, या अगर हम जो है इस वे से बताएं कि जो है अगर हमारे पास में प्रॉपर हम पूरा डेटा लें तो हम किस पर्टिकुलर स्टेज में बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो वो हम तब बोलेंगे जब आपने जितने इनपुट इंक्रीज किए हैं उससे ज्यादा अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। So if all inputs are increased by 100%, then the output increases by more than 100%, ठीक है। अगर आपके सारे जो इनपुट्स हैं वो अगर 100% से इंक्रीज होते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो 100% से ज्यादा का इंक्रीज होगा। ये 100% सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी जगह पर कुछ भी जो है परसेंटेजेस हो सकते हैं। बस ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लो जो सारे आपके इनपुट्स हैं वो हम 100% से इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो 100% से ज्यादा का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट्स हमने लिए हैं K इज इक्वल्स टू कैपिटल N, L इज इक्वल्स टू लेबर, ठीक है। तो पहले हम 1K और 2 लेबर को यूज कर रहे थे तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा था, 100 यूनिट्स का, ठीक। अब उसके बाद में हमने इसे 100% से इंक्रीज कर दिया, तो 1 का 100% वुड बी 1, तो ये आपका 2K आ गया, एंड 2 का जो है 100% विल बी 2, तो 2 + 2 विल गिव यू 4, ये आपका 4L आ गया। ये 100% से इंक्रीज है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 250 जो है वो क्या है, वो आपका जो है न्यू आउटपुट बना है। अब अगर आप इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज को कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर आपको लॉजिक्स लगाने हैं। हम लोग जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़कर आए हैं अपने सेकेंड वाले चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने देखा था चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। वही सेम चीज यहाँ पर करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ऑल राइट, ये है तो क्वांटिटी ही ना, या कोई भी पर्टिकुलर चीज है जिसमें हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आप सेम यूज कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, अगर मान लो
हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना होता तो हम कैसे निकालते, हम निकालते चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल क्यू, ठीक है, दैट मींस जो इनिशियल क्वांटिटी थी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस क्यू को मान लो कि हम जो है आउटपुट की यूनिट्स, तो चेंज इन क्यू कितना होगा, इन दोनों के बीच में चेंज कितना है, 250 माइनस 100 विल गिव यू 150। आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 100, और ये आपने मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, कितना आ गया परसेंटेज चेंज, 150% का, ठीक है। तो देखो वही चीज की परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज 150%, और हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कितना है यहाँ पर, दैट इज 100%, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पर आओ, फिर से हमने जो है 100% से जो है आपके इनपुट्स को इंक्रीज किया है, तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ ये हुआ 600 एंड 250, ठीक है। अब 600 एंड 250 दोनों के बीच का जो है डिफरेंस निकाल लो, तो दिस इज योर 600, दिस इज योर 250, दिस विल गिव यू, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 350 आ गया है, ऑलराइट, हाँ 350 आ गया। तो अब जो है ये निकाल लो 350, अब इसकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी विल बी 250, ठीक है, बिकॉज हम इन दोनों के बीच का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आ गई आपकी इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर दो आप, दिस वुड बी 5 5s एंड दिस इज 5 7s, ठीक है। फिर ये 1 हो गया, या हो गया आपका 20, तो यह आपका आंसर आ गया 140%, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आप लोगों को पता होना चाहिए, रीजन इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप मान लो आपसे जो है रिटर्न्स टू स्केल पूछा गया एग्जाम में कि ये आपको एक्सप्लेन करना है, नाउ आप जो है आपके पूरे इकोनॉमिक्स में इतने सारे शेड्यूल्स पढ़ने वाले हो कि आप इन्हें मगअप तो करोगे नहीं कि अच्छा इधर 1K 2L लिख लिया, इधर 100 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 600 हो गया, तो यहाँ पर 150% एंड 140% का चेंज हो गया। ये चीज आप मगअप करके नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज अभी तो आप लोग जो हो इसके 3rd चैप्टर तक ही पहुंचे हो, आगे तक देखोगे आपके पास में शेड्यूल्स ही शेड्यूल्स है, तो ये चीजें याद करना इज नॉट पॉसिबल। अब मान लो आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया कि आप जो है रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देते टाइम आप लोगों को प्रॉपरली आपके ये स्केल्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कुछ ऐसे फाइंड आउट करते आपको आना चाहिए कि इफ इन केस अगर आपको कोई भी शेड्यूल बनाना पड़े तो आप जो है प्रॉपरली उसे बना सको, प्रॉपरली जो है आप सही नंबर्स का यूज कर सको। ये नहीं यहाँ पर 250 लिख दिया और नेक्स्ट में 350 लिख दिया, अगर नेक्स्ट में आप 350 लिख दोगे तो आपका जो है जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 100 से कम हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो उसे फाइंड आउट करके देख लो। देखो अगर आप जो है वहां पर 350 लिखते हो तो आपका चेंज इन क्वांटिटी विल बी 100, ये हो जाएगा आपका 250, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आपका कुछ जो आंसर है वो ये हो जाएगा, दैट इज 40% का, ऑल राइट। तो इसलिए जो है आपको प्रॉपर स्केल्स वगैरह लेने रहते हैं, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में कि आपने जो है इनपुट को 100% से इंक्रीज किया, तो उसकी वजह से जो आउटपुट में इंक्रीज है दैट इज मोर देन 100%, इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑल राइट। नाउ जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑकर ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। क्यों जो है हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के पीछे के रीजंस क्या है, तो उसके पीछे का जो है ये रीजन है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो हम अटेन करते हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, एक न्यू टर्म है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, सो इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वो है कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लो जो है आप अगर स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि वेरियस काइंड से जो है ना कोई नुकसान हो रहा हो या कोई जो है प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अगर आप उसे लार्ज स्केल पर लेकर जा रहे हो तो उसमें जो है आपके जो बेनिफिट्स है वो एड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग जो है फार्मिंग में लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, एक लैंड एरिया है जो कि वी विल से कि 2 एकर्स का है, ऑल राइट। ये 2 एकर्स का जो है हमारे पास में लैंड एरिया है, और फिर हम एक लैंड एरिया ले लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 10 एकर्स का,
ऑलराइट, ये पूरा एक साथ में, ये पूरा एक साथ में। नाउ जब 2 एकर्स के फार्म पर अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो देखो यहाँ पर अगर आप वेरियस चीजें यूज करते हो, जैसे कि ट्रैक्टर यूज करते हो, तो ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें जो है ट्रैक्टर कवर नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, ऑल्सो ट्रैक्टर जो है वो ऐसे ऐसे घूमने के लिए प्रॉपर जो है स्पेस चाहिए होता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रैक्टर जो है वो यूज ना कर पाए हम। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इतनी इतनी जगह में जो है पूरा जो है उसको कवर करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल रहे। लेकिन जब वही चीज आप 10 एकर्स में कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर स्पेस है कि आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, प्रॉपर जो है यहाँ पर आपकी वेरियस मशीनरीज वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में जो है और भी चीजें होती है जो कि आप स्मॉल स्केल में जो है आपके लिए थोड़ी सी विवुध से की कॉस्टली पड़ जाती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, एंड उन बेनिफिट्स को ही हम क्या कहते हैं, उन बेनिफिट्स को ही हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। नाउ जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल इकोनॉमीज एंड सेकेंड वन क्या है आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, इसको ई कर लेना, ये जो सी है दैट वुड बी ई। ऑलराइट, अब इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू फर्म विद इन इट्स ओन ऑपरेशन। ऐसे पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो कि फर्म के खुद के ऑपरेशन में क्या है, अवेलेबल है। एंड एक्सटर्नल में बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर शेयर्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड अ फर्म। यहाँ पर दो टर्म आ गए आपके पास में, एक होता है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक फर्म है स्टूडेंट्स जो कि ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल Hyundai, ये जो है क्या कर रही है, ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन कर रही है। दिस इज अ फर्म। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है कि जो सारे ऑटोमोबाइल जो फर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, तो वो बन जाएगी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो ये फर्म और इंडस्ट्री के बीच का होता है डिफरेंस। नाउ एक्सटर्नल और इंटरनल क्या जो है इसमें चीजें हैं। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला कि Hyundai ने जो है अपने कोई भी प्रोडक्शन में कोई चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से उसको खुद को क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये होगा इंटरनल। एक्सटर्नल, मान लो जो है कोई भी काइंड ऑफ, बिकॉज जो है सारी जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे प्रोडक्शन हम काफी हाई देख रहे हैं, तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसपोर्टेशन पे जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो टोल टैक्स वगैरह है, वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो अब ये क्या हुआ, ये वो जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज है जो कि पूरी इंडस्ट्री को जो है इसका फायदा मिला है। ठीक है, कि उनके लिए जो टोल बूथ्स हैं वो फ्री हो गए हैं, so that is a benefit of large scale production जो कि शेयर किया जा रहा है बाय ऑल दी फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, इन सब ने जो है इनके सबका हाई प्रोडक्शन की वजह से ये हमें देखने को मिला। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था ऑफ व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है एक जो फर्म है वो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल जो है वो ऑब्टेन करती है कि पहले जब वो स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहे थे तो वो इतना ज्यादा जो है बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब वो लार्ज स्केल में आए तो जो है उनके पास में काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं, तो इसीलिए जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, so when proportionate increase in total output is equal to proportionate increase in inputs, it is constant returns to scale। ठीक है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों का जो इंक्रीज है वो कैसा रहे, सेम रहे, तो हम उसे कहते हैं constant returns to scale। ठीक है, so if all the inputs are increased by 100%, then the output also increases by 100%। that means जितना भी आपका इनपुट पे इंक्रीज है, सेम प्रोपोर्शन से जो है आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम जो है यहाँ पर 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो यू विल सी कि हम लोग कहाँ पर आए, 600 से 1200, 100% का इंक्रीज, 1200 से 2400, 100% का इंक्रीज। ठीक है, नाउ
देखो फर्स्ट वाली स्टेज में आउटपुट हमें ज्यादा मिल रहा था, अब जो सेकेंड वाली स्टेज है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें हमारा आउटपुट कंपैरेटिवली पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जितना हम इनपुट का इंक्रीज कर रहे हैं उतना सेम हमारे आउटपुट का इंक्रीज हो रहा है, और पहले क्या हो रहा था कि इनपुट का इंक्रीज जो है उससे ज्यादा आपका आउटपुट का इंक्रीज था। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था कि जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, सेम वे में आप इसमें भी देख रहे हो कि जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, नाउ इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स आफ्टर द फर्म हैज अचीव्ड द पॉइंट ऑफ optimum capacity. After this point, economies of production are counterbalanced by diseconomies of production. Now what is diseconomies? So diseconomies of scale means a firm has grown so large that it becomes very difficult to manage it. Economies of scale में हमने क्या बोला था कि large scale production की वजह से benefit होना, diseconomies of scale क्या है, large scale production की वजह से हार्म होना। ठीक है, या वी वुड से कि वहां पर बेनिफिट था तो यहाँ पर जो है आपका बेनिफिट का अपोजिट, दैट इज कि कोई भी काइंड से प्रॉब्लम्स होना या कोई भी काइंड से हार्म हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सो जो आपका कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल है वो हमें क्यों देखने को मिलता है, तो वो उस टाइम पर ऑपरेट करता है जब एक जो फर्म है वो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी को जो है रीच कर चुकी है, एंड उसके बाद में अगर आप स्टिल जो है इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको जो है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आपके इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज क्या हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई हार्म हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो कंडीशन है वो हो जाती है। ठीक है, कब? काउंटर बैलेंस में, वी वुड से कि कांस्टेंट रिटर्न्स में। ठीक है, देन आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हम जो है कांस्टेंट रिटर्न्स के बाद भी जो है अभी तक हम नहीं मान रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट्स को और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पॉइंट के बाद में इनपुट्स को फिर भी इंक्रीज करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेगा। आप जितने इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो उससे कम आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, so when proportionate increase in total input is less than proportionate increase in output, it is diminishing returns to scale. If all the inputs are increased by 100%, then the output increases by less than 100%. ठीक है, अगर सारे इनपुट्स जो हैं वो आपके 100% से इंक्रीज होते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो 100% से कम इंक्रीज हमें उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो ज्यादा हो जाएगी आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, इसलिए यहाँ पर जो है हमें लॉस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट वाले स्टेज में प्रॉफिट वाला पार्ट था, सेकेंड वाले स्टेज में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज थी, एंड थर्ड वाले स्टेज में अब हम लॉस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100% से जो है आपका क्या किया गया है, 100% से जो आपके इनपुट्स हैं उन्हें इंक्रीज किया गया है, आपके आउटपुट जो है वो 100% से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। 2400 से हम आए अब कहां पर, 4200 पर, फिर उसके बाद में 4200 से हम कहां पर आए, 7350 पर। अगर आप इस चीज को देखो तो 75% का जो है हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और इनपुट आपके कितने से इंक्रीज है, 100% से इंक्रीज है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टेबल है, देन उसके बाद में ये वाला जो टेबल है एंड ये वाला जो टेबल है, अगर आप इन तीनों को एक साथ में देखोगे तो आपका ये जो पूरा रिटर्न्स टू स्केल है उसका पूरा एक शेड्यूल बन जाएगा, जिसमें कि आप लोग तीनों ही आपके क्या देख सकोगे, तीनों ही आपके जो स्टेजेस है वो देख सकोगे। देखो यहाँ पर 4K एंड 8L पर जो है खत्म हुआ, जहां पर ये कितना है 600, इसका हमने लास्ट आउटपुट बताया। सेम अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, ऑल राइट, वही सेम जगह से स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने 16K और 32L पर छोड़ा था एंड उसी को हमने यहाँ से वापस जो है रीजॉइन किया, ऑल राइट। तो आपके जो है तीनों ही जो स्टेजेस है वो यहाँ पर कवर अप हो जाती है। So diminishing returns to scale occurs mainly due to diseconomies of large scale. ठीक है, अब diseconomies भी दो टाइप की हो सकती है, एक आपकी internal and one can be your external. Internal is what refers to disadvantages of large scale production which a firm has to suffer due to its own operation. ठीक है,
बहुत सारा जो है हमने इनपुट जो है वो एम्प्लॉय कर दिया, अब हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खुद ही के क्या हो गए, खुद ही के ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही है वो आपकी इंटरनल डिसइकोनॉमीज हो जाएगी। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज रिफर्स टू डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच आर सफर्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है यही ऑटोमोबाइल्स का ले लो कि सबने जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ओवरऑल देखें तो पूरी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, लेकिन वी आर सीइंग कि डिमांड जो है वो फॉल हो गई है, डिमांड नहीं हो रही है उतनी। तो ये पूरी इंडस्ट्री ने क्या देखा है, पूरी इंडस्ट्री ने जो है ये पर्टिकुलर डिसएडवांटेज देखा है कि वो सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन डिमांड नहीं हो रही है। ठीक है, सो दैट वुड बी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो रिटर्न्स टू स्केल है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके जो तीनों स्टेजेस हैं वो आप लोगों को जो है समझ में आ गया है। याद रखना है हमें कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन का कंसेप्ट है एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो आपका शॉर्ट रन का कंसेप्ट होता है। ऑल राइट, आई होप सो ये पर्टिकुलर जो लॉ है ये आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। विद दिस हम लोग इस पार्ट को जो है कंप्लीट करते हैं, चैप्टर अभी भी बचा है। अभी जो है यहाँ तक हम लोगों ने जो प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है हम लोग जो कॉस्ट वाला कंसेप्ट है उसे देखेंगे। आई होप सो कि इतना जब तक जो इसमें जो हमने पढ़ा है यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ जो है अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। इसी की तरह अगर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल वहां पर मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट। ऑल्सो इसके अपार्ट आप लोग जो अनअकैडमी ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को और भी एक्सटेंडेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को जो है पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल सकता है थ्रू दैट ऐप। आप लोगों के पास में ऑप्शन है रियल टाइम इंटरैक्शन का यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब्स के थ्रू। आप लोगों के पास में जो है लाइव पोल ऑप्शंस है क्विज के लिए। ऑल्सो यू गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इन सारे फीचर्स को जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड इफ जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यू कैन यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल स्कूल। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, नोट्स की पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी एंड ऑल्सो इफ यू हैव सम क्वेरीज तो वो भी आप लोग जो है वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी एंड आई होप सो कि इतना जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ये आप लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट के साथ में। थैंक यू।